नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो चलिए देर किस बात की, आज हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम शॉर्ट में इंग्लिश में बोल देते हैं डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए समझते हैं क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कहने का मतलब ये है कि भारत की हम बात करें, भारत एक देश है और भारत देश जो है वो संघ यानी राज्यों की इकाई है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की, हम बात करें भारतीय संविधान के भाग 1 की, हम बात करें भारतीय संविधान के अनुसूची 1 की, तो सब जो है यही रिप्रेजेंट करते हैं कि भारत कई इकाइयों का संघ है। मतलब भारत की जितनी भी इकाइयां हैं वो एकजुट होकर रहेगी, भारत के अंदर रहेगी और भारत से अलग होने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। तो कुल मिलाकर के इकाई का मतलब है राज्य। और राज्य क्या करेगा, जनता के कल्याण के लिए क्या नहीं करेगा, या किस तरह से राज्य के अपने मुख्य कर्तव्य है, वो ही सारी चीज है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम शॉर्टकट में बोल देते हैं डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट ऑफ द पॉलिसी। पहला प्रश्न ये आता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। वहीं अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख, ये विवरण मिलता है। और ये जो प्रावधान है हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और यदि हम बात करें भाग 4 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस चीज को दर्शाते हैं? सामाजिक और आर्थिक न्याय का प्रतीक है। संविधान का भाग 4 सामाजिक और आर्थिक न्याय का प्रतीक है। इसके बाद यदि हम बात करें, ये जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इनको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके बाद प्रश्न ये बनता है कि ये डीपीएसपी क्या नए हैं या पुराने? ये पुराने। जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो भारत के आजाद होने से पहले भी भारत में एक तरह का एक नियम बना हुआ था, एक कानून बना हुआ था, कह सकते हैं संविधान था, जिसको हम बोलते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, उस 1935 के अधिनियम में भी ये थे, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 में इसका नाम क्या था? निर्देशों के उपकरण। और यही निर्देशक के उपकरण आज क्या कहलाते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो डीपीएसपी है, ये अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक चलते हैं। प्रश्न आता है कि अनुच्छेद 36 में क्या है? आर्टिकल 36 में है राज्य शब्द। देखिए भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जो राज्य शब्द को परिभाषित करते हैं। एक अनुच्छेद 12 है, दूसरा अनुच्छेद 36। तो 36 में कोई कहानी। अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 37 में क्या है? तो डीपीएसपी बेजान नहीं है। मतलब ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये अनफोर्सेबल नहीं है, ये जानदार है, इनके विषयों में जान है। आगे हम बात कर रहे हैं, यदि हम बात करें तो दूसरा प्रश्न ये बनाया, जितने भी अच्छे अच्छे जानदार विषय हैं जो जनता के लिए लोक कल्याणकारी सिद्ध होंगे, उन तत्वों को ध्यान में रखते हुए राज्य नई नई नीति, नई नई पॉलिसी बनाएगा। लिखा है राज्य जब भी नीति बनाएगा इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। किन तत्वों को? जो राज्य के लिए लोक कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। आगे हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 38 है, इसमें क्या है? तो अनुच्छेद 38 यानी संविधान का आर्टिकल 38 ये कहता है राज्य लोक कल्याण के लिए व्यवस्था करेगा। मतलब लोगों के कल्याण के लिए व्यवस्था करेगा, लोगों के कल्याण के लिए अच्छी नीतियां बनाएगा। वहीं यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान का एकमात्र आर्टिकल 38 है, भारतीय संविधान का एकमात्र अनुच्छेद 38 है जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख करता है। मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शब्द किस अनुच्छेद में दिए हैं? 38 में। वही हम बात करें आर्टिकल 39 की, 39 की, तो इसमें क्या है? देखिए आर्टिकल 39 की यदि हम बात करें तो इसके 6 भाग हैं और 6 भागों में अलग अलग चीजें दी है। ये जनता के कल्याणकारी कार्यों को रिप्रेजेंट करता है। वहीं अगर हम बात करें तो इसके 6 भाग हैं। जैसे पहले की हम बात करें, देखो 6 भाग मतलब निःशुल्क न्याय की मांग है। इसका 39 का पहला क्या कहता है? आजीविका के लिए अवसर। मतलब चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 39 का फर्स्ट,
39 का सेकंड, इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन बात एक ही है। 39 के पहले भाग में आजीविका के लिए अवसर, मतलब स्त्री हो या पुरुष हो, उनको जीवन जीने के लिए अवसर प्रदान करेगा राज्य। दूसरे भाग में ये कह रहा था कि संसाधनों का आवंटन, स्त्री हो या पुरुष हो, राज्य अपने जनता को ऐसे संसाधनों को आवंटित करेगा जिससे कि उनका कल्याण हो। वहीं यदि हम बात करें तो इसका जो भाग 3 है उसमें कह गया कि इनका आवंटन तो करेगा, लेकिन ऐसे करेगा जिसका कि विकेंद्रीकरण नहीं हो। वैसे हम करें नंबर 4 समान वेतन, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन। ऐसा नहीं है कि क्लर्क के पद पे एक लड़की है एक लड़का है तो लड़की की सैलरी और हो लड़के की सैलरी और हो, या आप किसी भी कारखाने में काम करते हैं किसी भी फैक्ट्री में काम करते हैं तो ऐसा नहीं होगा स्त्रियों की सैलरी और हो और पुरुषों की और हो। मतलब जब कार्य समान है तो उसका वेतन भी समान ही दिया जाएगा। आगे बात कर रहे हैं स्वास्थ्य के लिए विरुद्ध कार्य नहीं, मतलब राज्य कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जो जनता के स्वास्थ्य के विरुद्ध हो। और यदि हम बात करें तो छठा पॉइंट है स्वच्छ वातावरण, मतलब राज्य अपनी जनता के लिए ऐसा वातावरण तैयार करेगा जो कि जनता के स्वास्थ्य को हानि ना पहुंचाए, मतलब स्वच्छ वातावरण। ये आर्टिकल 39 है। इसके बाद हम बात करेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 40 यानी आर्टिकल 40 में जो है ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, आर्टिकल 40 के बारे में हमने आपको बताया था, ठीक है। आर्टिकल 40 ये कहता है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, मतलब जो राज्य है वो राज्य अपनी जनता के लिए गांव के लिए ग्राम पंचायत का गठन करेगा। और आप लोग जानते हैं जो गांव होता है गांव की एक ग्राम पंचायत होती है और गांव की ग्राम पंचायत का एक मुखिया होता है जिसको हम प्रधान बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 41 है, ये है आपका 41, आर्टिकल 41, सभी को काम शिक्षा और लोक सहायता देगा को राज्य। जो राज्य है वो राज्य सभी को काम देगा, शिक्षा देगा और लोक सहायता देगा। कीवर्ड पकड़िए, ज्यादा फालतू का आडंबर फालतू की बकवास पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मुख्य बात है, जो की है, जो वर्ड है वो पढ़िए। आपसे सीधे सीधे पूछ लेगा कि राज्य अपने सभी नागरिकों को शिक्षा देगा, काम देगा, लोक सहायता देगा, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? 41। वही यदि हम बात करें भारतीय संविधान का आर्टिकल 42 कहता है मानवोचित दशा अर्थात प्रसूति सहायता प्रदान करेगा राज्य। मानवोचित दशा, कोई अपंग है, कोई विकलांग है, कोई अपाहिज है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, तो उनको कृत्रिम अंग दिए जाते हैं। मानवोचित दशा, इनकी सहायता करता राज्य। कोई अपाहिज है, चलने में बेकार है, मजबूर है, उसको साइकिल दे दिया, ई रिक्शा दे दिया, कुछ भी इस तरह की। वही हम कह रहे हैं प्रसूति सहायता यानी गर्भवती महिलाओं के लिए सहायता प्रदान करेगा राज्य। जैसे बच्चों वाला राशन मिलता है, नहीं आपको पता होगा शायद, बच्चों का जो राशन आता है 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए, दालें हैं, तेल है, चीनी है, चना है, ये जो भी है, या दलिया है, वो इसी के अंतर्गत आता है आर्टिकल 42 के। यदि हम बात करें वहीं पर आर्टिकल 43 की, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 ये कहता है कि जीवन निर्वाह योग्य वेतन, आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम करेंगे, उस काम का आपको इतना वेतन दिया जाएगा जिससे कि आपके जीवन का निर्वाह हो जाए। वहीं यदि हम बात करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 की, तो कहता है, अच्छा 43 का दो भाग हो रहा है, 43 का ए और 43 का बी। एक तो ये हो गई बात कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 कहता है जीवन निर्वाह योग्य वेतन, और वही यदि हम कहते हैं तो 43 के ए में ये बात की गई है कि राज्य अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए, उनका परीक्षण करने के लिए कर्मचारियों का चुनाव और चयन करेगा। वहीं यदि हम बात करें तो दूसरी बात ये कही गई है कि सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देगा राज्य। और यदि हम बात करें तो सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देगा राज्य, इस बात को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? 2012 में, यानी 97 में संविधान संशोधन। वहीं हम बात करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता। जैसे हम बात करें 3 तलाक वाला मामला जो है वो भी आर्टिकल 44 के अंतर्गत ही आता है।
इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 45 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ये क्या कहता है 45? बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनको अपनी मातृभाषा में या मूल भाषा में शिक्षा दी जाएगी और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये कर्तव्य किसका है? राज्य का। अगर हम बात करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 की, तो 46 ये कहता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो दुर्बल वर्ग के लोग हैं इनके हितों की रक्षा करेगा राज्य। यानी एससी एसटी की शिक्षा व हितों की रक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य। राज्य क्या है? एक संस्था, ऐसी संस्था जिसे सरकार ने बनाया है और राज्य शब्द को अनुच्छेद 12 और 36 परिभाषित करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 47 है क्या कहता है? राज्य अपने कर्तव्यों को किस तरह से निर्वहन करेगा, उन कर्तव्यों का उल्लेख है। वहीं हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 की, तो इसके भी भाग है। पहला भाग ये कहता है कृषि व पशुपालन की व्यवस्था। राज्य है, राज्य के अंदर कृषि होती है, कृषि को बढ़ावा देगा राज्य। क्यों? क्योंकि कृषि ही ऐसी चीज है जिससे कि मानव जाति अपना पेट भरती है। आप दुनिया का कितना भी पैसा कमा लीजिए, पैसा हो, नोट हो, नोटों से बैंक भर दो, अपने घर के कमरे, रजाई, गद्दे सब कुछ भर दो, पूरे कमरे के कमरे भर दो, लेकिन आपकी भूख उनसे नहीं मिटेगी। भूख और प्यास, भूख अन्न से यानी भोजन से, प्यास पानी से, बाकी जितनी भूख प्यास है ना सब बेकार है, व्यर्थ, सब यही रखा रह जाएगा, कुछ भी साथ जाने वाला है नहीं। तो पेट की भूख और प्यास किससे बुझेगी? अन्न से या पानी से। तो वैसे ही राज्य कृषि, और कृषि से ही आपका पेट भरेगा, और कृषि में कौन है? पशु। तो कृषि और पशुपालन का संगठन की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य। दूसरी बात यहीं पर यह की गई है कि जो जीव जंतु है, जो जानवर है, उनके मारने पर रोक लगाई है और विशेष रूप से गाय के वध पर रोक है। जैसे हम बात करें, हम भारतीय हैं, हम भारतवासी हैं, गौ हमारी माता है। ये माता क्यों कह देते हैं? क्योंकि दूध किसका पीता है इंसान? माँ का। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो अपनी माँ का दूध पीता है, और जिसने अपनी माँ का दूध पिया है वो उसको माता ही कहेगा। तो वैसे हम लोग गाय का दूध पीते हैं, इसलिए गाय को गौ माता बोल देते हैं। ठीक है। बाकी कुछ मंदबुद्धि होते हैं जो तरह तरह की बातें करते हैं। तो गाय न मारने योग्य पशु है, ऐसा हमारे वेदों में भी लिखा है, अगन्य कहा गया है। वहीं हम बात करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 का ए, देखिए जिसमें कैपिटल ABCD लगा हुआ है, जैसे कैपिटल A कैपिटल B यहाँ पे लिखा हुआ है, वो समझो मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, उसको संविधान में संशोधन करके बाद में जोड़ा गया है। 48 का ये कहता है कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा, अर्थात बढ़िया वाला पर्यावरण होना चाहिए, पर्यावरण साफ स्वच्छ होना चाहिए। पर्यावरण साफ होगा तो वातावरण भी साफ होगा। वन्य जीव व वन्य जीवों की रक्षा करेगा कौन? राज्य। और यदि हम बात करें तो ये हमारा जो मूल कर्तव्य है ना, हमारे मूल कर्तव्य 11 है, तो 11वां जो मूल कर्तव्य है, 11वां या 8वां वो इसी से संबंधित है। मूल कर्तव्य 11 है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर पहले 10 जोड़े गए थे, फिर 11वां जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य, ये मूल कर्तव्य है। मौलिक अधिकार 6 है, मौलिक अधिकार पहले 7 थे, अब वर्तमान में 6 है। 49 ये कहता है कि राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों और भवनों की सुरक्षा करेगा कौन? राज्य। जैसे मान लीजिए स्मारकों का संरक्षण करेगा राज्य। उत्तर प्रदेश एक राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य में एक राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है जिसका नाम है ताजमहल। अब ताजमहल भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की शान है, क्योंकि ताजमहल राज्य का ही नहीं भारत देश की भी शान है। उसको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। तो राष्ट्रीय स्मारक जितने ताजमहल हो, लाल किला हो, वगैरह वगैरह, इन सबकी रक्षा करेगा कौन? राज्य। वही हम आर्टिकल 50 की यदि बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 ये कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग किया गया। मतलब कार्यपालिका न्यायपालिका में इंटरफेयर नहीं करेगी, कार्यपालिका और न्यायपालिका को दोनों को अलग अलग रखा गया है। पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग रखना। वहीं यदि हम बात करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51, तो ये क्या कहता है कि भारत जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा की बात रखेगा। जैसे कि हम बात करें वर्तमान 2024 की ही हम बात कर लेते हैं, तो मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाए। तो कहने का मतलब ये है भारत की जो
नीति है वो यही है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखना, शांति और सुरक्षा की नींव, यही भारत की साम्राज्यवाद की नीति है। और एक और महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात है, मेरे मतलब की है, आपके मतलब की भी है, वो ये है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ये था हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान का भाग 4। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह आपसे लेता हूँ विदा। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। फिर मुलाकात होती है। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।